बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस का टॉपिक है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फ़िज़िक्स, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फ़िज़िक्स के कोर्सेज़ में पढ़ाया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के भी आगे सब टॉपिक्स हैं। उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन। इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन। अब इसमें हमें ऐसे इंटीग्रल से वास्ता पड़ेगा जिसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी होगी अलॉन्ग सम सर्टन पाथ। उस पाथ को हम आमतौर पे कर्व सी से डिनोट करते हैं। और ऐसे इंटीग्रल्स को किस तरह लिखते हैं? सी एफ ऑफ जेड डी जेड। जी, एफ ऑफ जेड तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। और ये सी जो है वो पाथ है, ये कोई स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कोई कर्व भी हो सकती है जो टू डिमेंशनल स्पेस में कर्व होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम जेड प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और हम एक ओरिजिन से लेके फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अब ले लें 1 2 3, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस 3 और वाई के लॉन्ग 2। ये पॉइंट है 3 2। इसको आप दूसरे अंदाज में कैसे लिखेंगे? 3 + 2 आइटम। आपने ओरिजिन से यहाँ तक की इंटीग्रेशन करनी है अलॉन्ग सम सर्टन पाथ। ये पाथ है सी। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन, ये अब इंटीग्रेशन करनी किसकी है? ज़ाहिर बात है, कोई फंक्शन तो होना चाहिए जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पाथ से क्या मुराद है। जो आम आप रियल वैल्यूड फंक्शंस की इंटीग्रेशन करते थे वहाँ आपको पाथ के बारे में नहीं बताया जाता था, सिर्फ आपको लिमिट्स बताई जाती थी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ साथ जो है पाथ का भी जिक्र है। और आप देखेंगे आगे चल के क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू जो है पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अनलेस एंड अनटिल के कोई सर्टन कंडीशन दे दी जाए, यानी कंजर्वेटिव फील्ड दे दी जाए, फिर उसके ऊपर उस वहाँ पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन हम देखेंगे भी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होने के बावजूद पाथ चेंज कर देंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये सिर्फ ओवरव्यू दिया आपको कि इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन से क्या मुराद है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है अलॉन्ग सम सर्टन कर्व्स, और वो कर्व्स लाजमी तौर पे किस में लाई कर रही होंगी? प्लेन में। तो उस ज़ाहिर बात हमने स्पेस में तो जाना नहीं है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। समझ आ गई जो हमने एक्चुअली किया क्या है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका सब हेडिंग है इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन, और वो मैंने आपको बता दिया कि उससे क्या मुराद है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है और इस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल सी जेड स्क्वेयर डी जेड वेयर सी इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम जेड इक्वल 0 टू जेड इक्वल 2 प्लस आइटम। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के सब हेडिंग इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन को समझने के लिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई है। यहाँ एफ ऑफ जेड किसके बराबर है? जेड स्क्वेयर के। वो कहता ये है कि इसको एवेल्यूएट करें जेड स्क्वेयर डी जेड को, और जो पाथ दिया हुआ इसने सी, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो जेड इज इक्वल 0 से जेड इज इक्वल 2 प्लस आइटा तक एक्सटेंड की हुई है। लाइन सेगमेंट है। स्ट्रेट लाइन तो पूरी होती है ना, तो उसका सेगमेंट है फ्रॉम ओरिजिन टू आइटा 2 प्लस आइटा।
अब सबसे पहले आप इसकी वो बना लें कर्व z इज इक्वल टू प्लस आइटा, ये z इज इक्वल 0 तो ये हो गया ना, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। z इज इक्वल 0, z इज इक्वल टू 2 0 से ये हो गया और 2 प्लस आइटा यानी 1, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। फिर लेट्स सपोज ये है 2, x एक्सिस के लॉन्ग 2 और y एक्सिस के लॉन्ग 1, तो पॉइंट ये है, ठीक है। ये आपका पॉइंट बनता है 2 प्लस आइटा और स्ट्रेट लाइन उसने कहा जी कि स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट। तो जो आपका लाइन इंटीग्रल है वो आपने यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आपने जाना। सॉल्यूशन में जो z है वो किसके बराबर होता है, x प्लस आइटा y के बराबर है, x प्लस आइटा y। तो चूँकि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है z स्क्वायर की, तो z स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस आइटा वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर। अब जब आप एवेल्यूएट करेंगे, ये आपने इंटीग्रल मालूम करना है, तो वहाँ हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगी। पर z ये है तो dz भी देख लें ज़रा, dz किस पर आएगा, दैट विल बी dx प्लस आइटा dy, ये dz हो गया। z ये है, यह इसका डिफरेंशियल ये, तो दोनों का डिफरेंशियल आना है। मैं अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि z जो है z स्क्वायर कैसे मालूम होगा, बिकॉज ये z किसके बराबर है, x प्लस आइटा वाई के बराबर। z स्क्वायर लेंगे तो x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर ओपन करके ये आ गया, और ज़ाहिर बात है dz भी चाहिए, ये आ गया। अब जो हमारे लिए मसला होगा वो ये होगा कि वो मैं इधर समझाता हूँ आपको कि अगर मैं c z स्क्वायर dz फाइंड करता हूँ तो z स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई है, x स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। ये यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी गलती हो गई है, ये आप ज़रा चेक करें। जब आप स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आता है आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फिर z स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। आइटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के, तो माइनस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ जब हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और dz किसके बराबर आया हुआ है, dx प्लस आइटा dy। अब यहाँ जो बहुत बड़ा मसला है ना, वो है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रल में देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स आपके सामने हैं, एक x और एक y, और लिमिट्स भी दोनों की हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ जब आप इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जाएंगे तो पहला पॉइंट आपका क्या है, 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या है, 2 1। अब इसमें आप ये देखते हैं कि आपका x जो है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, x वेरी करता है 0 से 2 तक, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, y हमारा वेरी करता है 0 से 1 तक। ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं, x 0 से लेके 2 तक और y 0 से लेके 1 तक। जो सबसे बड़ा और मुश्किल काम है वो ये है कि किस तरह से इन दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, चूँकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल नहीं है, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे। यहाँ या तो आप x की लिमिट्स लगाएंगे तब भी गलत है, y की लिमिट्स लगाएंगे तब भी गलत है, x की लगाएंगे तो y का फिर क्या करना है, y की लगाएंगे तो x का क्या करना है। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों लिमिट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल आ जाए, x और y वेरिएबल्स की जगह, दो वेरिएबल्स की जगह सिंगल वेरिएबल आ जाए जो इन दोनों की लिमिट्स को डिस्टर्ब ना करे, इन दोनों की लिमिट्स को वायलेट ना करे, इन दोनों की लिमिट्स जो हैं इंटैक्ट रहें। x की लिमिट 0 से लेकर 2 तक और y की लिमिट 0 से 1 तक इंटैक्ट रहे। अब उसको नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन उसने क्या दे रखी है, उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है फ्रॉम दिस टू दिस, यानी इन दोनों को मिलाते हुए लाइन सेगमेंट है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम मालूम करें पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो क्या होगी, 2 पॉइंट्स यही है ना, 0 0 और 2 1।
तो यहाँ अगर आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जो दो पॉइंट्स हैं 0 0 एंड 2 1 इज़, ये बताएंगे क्या होगी, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये मैं पहला जो पॉइंट है इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फार्मूला होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, फिर x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आ गया। अब इसको आप किसी और वेरिएबल t के बराबर रख दें। ये बेसिकली क्या बन रहा है, वो पाथ बन रहा है, कंटोर। सी उसने क्या कहा हुआ था, लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 टू 2 आइटा 2 प्लस आइटा। तो वही पाथ है, वही सी है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन मालूम कर ली, तो बेसिकली वह सी पाथ बनेगा। ये टी वेरिएबल्स के मैंने बराबर रख दिया। आएगा क्या वैसे, y इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 2 इज़ इक्वल टू टी। यहाँ से अगर आप बड़े गौर से देखें, y टी के बराबर आ जाता है, एक्स ओवर 2 टी के बराबर आता है, y टी के बराबर आ गया, x किसके बराबर आ गया, 2 टी के। अब हमने जो हमारी लिमिट्स हैं उसमें y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक, और y यहाँ किसके बराबर आया है, t के बराबर। तो जो y की लिमिट्स होंगी वही t की होंगी। तो हमें फिर क्या लिखना है, t कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि y t के बराबर आया, तो जो हमने y की लिमिट्स थी वही t की लगाई, क्योंकि y t के बराबर आ गया। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या x की लिमिट्स की वायलेशन तो नहीं हुई। आप बड़े गौर से देखें, अगर मैं t की जगह 0 पुट कर दूँ तो x 0 आ जाता है, और अगर मैं t की जगह 1 पुट कर दूँ तो x 2 आ जाता है। तो x भी तो यही है, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक। तो x इज इक्वल टू 2t हो, और अगर t 0 से लेकर 1 तक वेरी करे तो x 0 से लेकर 2 तक वेरी करेगा। तो यही मैंने अभी आपको बताया था कि दो लिमिट्स हैं x और y, दो वेरिएबल्स हैं x और y। हमने उन दोनों वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और इस तरह करना है कि उन दोनों की लिमिट्स x की और y की लिमिट्स इंटैक्ट रहें, वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला हमने फॉर्मूला लगा के x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं, y की वैल्यू t और x की वैल्यू 2t, इन वैल्यूज़ की से जो t की लिमिट्स निकली हैं वो दोनों y की और x की लिमिट्स को इंटैक्ट रखती हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, यही सबसे मुश्किल काम होता है इसका। इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन में दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना ही सबसे मुश्किल काम है। जब वो हो गया फिर तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर तो इंटीग्रेशन करनी होती है। अब देखिए किस तरह वो सॉल्व हो जाएगा जी। इंटीग्रल है सी जेड स्क्वायर डी जेड। जेड स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या थी, डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। अब जब आपके पास ये लिमिट्स हैं एक्स इक्वल टी और वाई इक्वल टी और एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है। ये वैसे बेहतर ये है कि आप पहले इन वैल्यूज़ को मालूम कर ही लें। यानी जेड स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें आपने x की जगह क्या पुट करना है, 2t पुट करना है। x की जगह 2t, 2 आइटा, x की जगह 2t और y की जगह t, यहाँ भी y की जगह t पुट करना है आपने। ये बन जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4 आइटा t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर।
4t square plus 4 iota t square minus t square. This will become 3t square plus 4 iota t square, or you can write it as 3 plus 4 iota t square. ये तो आ गई वैल्यू हमारे पास z स्क्वायर की। इसी तरह अगर आप dx की वैल्यू निकालें, dx तो किसका डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, x तो 2t के बराबर है, वो आ जाएगा 2dt। और जैसे ही आप अगर dy निकालें तो y तो t के बराबर है, दैट विल बी dt। दस जो इंटीग्रल बनेगा अब हमारा c z स्क्वायर dz, जी z स्क्वायर की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई है, 3 प्लस 4 आइटा टी स्क्वायर, ये z स्क्वायर की वैल्यू है। और dx की वैल्यू क्या है, 2dt, और प्लस आइटा dy की वैल्यू क्या है, dt। ऑब्वियसली ये जो इंटीग्रल है जिसमें z स्क्वायर था, z स्क्वायर और कंटोर थी c, पाथ था c पाथ जो हमने निकाल लिया, उस पाथ में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगा के जो हमने इक्वेशन निकाली x इक्वल टी और x इक्वल 2t और y इक्वल t, उसमें t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। तो ज़ाहिर बात है अब आपका z स्क्वायर जो है और dz जो है, ये सारे का सारा जो आपका फंक्शन है वो t में कन्वर्ट हो चुका है। लिहाजा अब लिमिट्स भी कौन सी लगेंगी, t की कौन सी लिमिट लगेंगी, जो इस कर्व c के साथ एसोसिएटेड है, यानी जो स्ट्रेट लाइन के साथ एसोसिएटेड है, और वो हमने निकाली है 0 से लेके 1 तक। तो आप 0 से लेके 1 तक इसकी लिमिट्स पुट करते हैं। ये 3 प्लस 4 आइटा तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर ले जाएं, 3 प्लस 4 आइटा 0 to 1, और ये टी स्क्वायर, इधर से भी एक कांस्टेंट निकलेगा, वो क्या है, 2 प्लस आइटा डी टी। तो मैं 3 प्लस 4 आइटा बाहर ले गया था, 2 प्लस आइटा भी बाहर ले जाता हूँ, और मेरे पास रह जाएगा 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुश्किल काम यही है, दो वेरिएबल्स को किस तरह से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए यूजिंग द गिवन कंडीशंस। जब वो हम कर चुके तो उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही रह जाती हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। और आप देख रहे हैं इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, t³/3। ऑब्वियसली इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं, 3 × 2 6, 3 × आइटा प्लस 3 आइटा, 4 × 2 आइटा, 4 आइटा × 2, 4 आइटा × 2, 8 आइटा, और फिर प्लस 4 आइटा स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 0 to 1, ये क्या आ जाएगा आपके पास 6, और ये आइटा स्क्वायर -1 होगा, -4 प्लस 11 आइटा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1/3, ठीक है। और ये आपके पास क्या बनता है 6 - 4 2। तो ये अगर हम इसका आंसर यहाँ पे लिखें, दिस विल बी 6 - 4 2 बन जाएगा, 2/3 प्लस 11/3 आइटा। तो ये इस इंटीग्रल का आंसर आ गया इस कंडीशन के तहत। आंसर ऑफ द इंटीग्रल c z² dz, वेयर c इज़ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसमें अगर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, अगर पॉइंट उसने चेंज कर दिए हैं तो आपको मसला तो नहीं होना चाहिए, जो मर्ज़ी वो पॉइंट लगा दे उसके मुताबिक आप यूज़ कर लेंगे, उसके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए इसको ज़रा रिपीट करता हूँ कि आपने z² dz की इंटीग्रेशन करनी है along the curve c, where c is a straight line segment from this point to this point to this में इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने फार्मूला लगा के x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। वहाँ से t की वैल्यूज़ लिमिट्स वो आ गई हैं जो x और y की ओरिजिनल लिमिट्स को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। इसके बाद हमने z² और फिर उसके बाद dz की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ t मालूम करने के बाद इंटीग्रल में पुट कर दी हैं यहाँ, और
इसकी फिर इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको ये बताने के लिए कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाए तो आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कंजर्वेटिव फील्ड अगर नहीं है तो। अगर कंजर्वेटिव फील्ड है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अगर हम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट तक ना जाएं, किसी और कर्व के लॉन्ग जाएं, तो क्या आंसर यही रहेगा? हमें सबसे पहला काम ये करना है, कोई ऐसी कर्व लेनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही हो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली कर्व लेनी है, वो हम पहले लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। यूँ तो बहुत सारी कर्व्स ली जा सकती हैं, लेकिन अगर हम ये वाली कर्व ले लें, c इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2y स्क्वेयर, ये भी बनेगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू x ओवर 2। ये मैंने जानबूझ के ये कर्व ली है ताकि आपके पास वो लिमिट्स आ जाएं। अगर आप x की जगह 0 पुट करें y भी 0 आता है, और अगर आप x की जगह 2 पुट करें तो y आपका 1 आता है। या यूँ कह दें y की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे x 0 आ जाएगा, y की जगह 1 पुट करेंगे तो x 2 आ जाएगा। तो यही होना चाहिए ना, y की जगह 0 पुट करके y की जगह 0 पुट करके x 0 आए, y की जगह 1 पुट करके x 2 आए। तो इस कर्व में जब हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो x 0 आता है, y की जगह 1 पुट करते हैं तो x 2 आता है। तो वो जो लिमिट्स हैं वो इंटैक्ट रहती हैं। यानी इसलिए कि ये जो कर्व आपने लेनी है उसके लिए ज़रूरी है ना कि वो कर्व इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से पास भी करे। तो ये कर्व इन दोनों पॉइंट से पास करती है। वैसे ये कर्व बनेगी किस किस्म की? जी सही बताया आपने, ये पैराबोला होगा। यानी ये पॉइंट था, तो अब पहले तो स्ट्रेट लाइन थी, अब क्या होगा? अब ये पैराबोला है। यानी ये वो पॉइंट है 2 प्लस आइटा और ये ओरिजिन। पहले आपने इंटीग्रल जो वैल्यूएट किया है z स्क्वायर, वो अलोंग द कर्व, ऐसी कर्व मालूम किया है जो सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन था, जो कि ओरिजिन और उस पॉइंट से पास करता था। अब आप ऐसी कर्व के लॉन्ग मालूम कर रहे हैं जो कि पैराबोला है। तो देखें आंसर में फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता? यकीनन पड़ेगा। इस केस में अब आपका जो है, अगर आप x की जगह उसमें पुट कर देते हैं y स्क्वायर, तो क्या आंसर आता है? हमारा जो इंटीग्रल है, नाउ z स्क्वायर जो है वो क्या बनता है? z स्क्वायर बनता है x प्लस आइटा y स्क्वायर। x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 2y स्क्वायर। मकसद तो क्या था? सिंप्लीफाई करके दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अब आपकी कर्व इस किस्म की है जिसमें एक वेरिएबल वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। कैसे? अगर मैं x की जगह 2y स्क्वायर पुट करूँ तो x ख़त्म हो गया, x की जगह मैंने 2y स्क्वायर पुट कर दिया, x ख़त्म हो गया। इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा 4y4, ठीक है, प्लस 4 आइटा y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। 2y स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा 4y4 प्लस 2 इंटू 2y स्क्वायर इंटू दिस 4 आइटा y क्यूब, फिर आइटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो मेरे पास सिंपली z स्क्वायर आ गया। अब जब डी जेड निकालना है तो आपने x प्लस आइटा y का डिफरेंशियल लेना है, और x किसके बराबर है? वो है 2y स्क्वायर के प्लस आइटा y। क्या किया मैंने? डी जेड निकालने के लिए z की वैल्यू पुट की x प्लस आइटा y, और x रखा हुआ है 2y स्क्वायर के। अब इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो क्या आएगा? 4y dy, ऐसे ही होगा। 2 नीचे उतर आएगा, 4 हो जाएगा, y वैसे ही रह गया, और y का फिर डिफरेंशियल dy, और उधर आइटा dy। इसको मैं लिख सकता हूँ 4y प्लस आइटा इंटू डी वाई। ये करने के बाद हमारा जो इंटीग्रल है सी जेड स्क्वेयर डी जेड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेड स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास आई है 4y स्क्वेयर प्लस 4 आइटा y क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर।
और डी जेड की वैल्यू आई हुई है 4y प्लस वाइटा डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उससे भी पहले देख लें कि अब इसमें x नहीं है, सिर्फ y है, और जो y की लिमिट्स हैं हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक हैं। इस क्वेश्चन में y की लिमिट जो है 0 से लेके 1 तक, इधर भी वही है, y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, x 0 से लेके 2 तक है, y 0 से लेके 1 तक है। x हमारा ख़त्म हो चुका है, हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है, जो कर्व ली थी, उसी की मदद से एक वेरिएबल ख़त्म हो गया। जो रह गया है उसकी लिमिट्स लगानी है, y की वैल्यू 0 to 1। अब इंटीग्रेशन करने से पहले ऑब्वियसली आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4y स्क्वायर इंटू 4y क्या हो जाएगा 16y क्यूब, फिर 4y स्क्वायर प्लस आइटा 4 आइटा y स्क्वायर, फिर 4 आइटा y क्यूब दिस वो आ जाएगा 16 आइटा y4, 4 आइटा 4y 16 आइटा y4, फिर 4 आइटा y क्यूब को उसको कराएं, आइटा इंटू आइटा स्क्वायर हो जाएगा, आइटा इंटू आइटा स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, 4 आइटा y क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर -1 माइनस 4y क्यूब, फिर ये माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -4y क्यूब, -4y क्यूब, फिर माइनस आइटा y स्क्वायर और dy वैसे ही। फर्दर सिंप्लीफिकेशन देख लें। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में देखें कौन कौन सी टर्म आती हैं। 0 to 1 16y क्यूब माइनस 4y क्यूब 12y क्यूब, फिर एक और भी थी, एक ये भी है, तो 8 निकल जाएगा, फिर बाकी क्या रह जाएगा 8y क्यूब। ये चेक कर लें ज़रा, 16y क्यूब -4y क्यूब -4y क्यूब -8y क्यूब 8y क्यूब रह जाएगा। और उसके बाद क्या है जी प्लस 4 आइटा वाई स्क्वायर और माइनस आइटा वाई स्क्वायर, 4 आइटा वाई स्क्वायर माइनस आइटा वाई स्क्वायर क्या रह जाएगा 3 आइटा वाई स्क्वायर, फिर जी प्लस 16 आइटा y4 dy। अब सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन आई 8y4 8y4 over 4 प्लस 3 आइटा y क्यूब ओवर 3 प्लस 16 आइटा y5 ओवर 5 0 to 1। क्या किया है 8y4 over 4 प्लस 3 आइटा y क्यूब ओवर क्यूब 3 प्लस 16 आइटा y5 over 5, तो ये आपके पास आ जाता है 2y4 प्लस आइटा y क्यूब प्लस 16 over 5 आइटा y5 0 to 1। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह 1 आएगा तो 2 प्लस आइटा और प्लस 16 over 5। सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लें, 5 2 ज़ा 10 26, यहाँ इसके साथ आइटा भी आना ना, ये ज़रा चेक कर लें 2 और यहाँ पे आइटा और यहाँ ये भी आइटा भी आना है, तो ये आपके पास रह जाएगा 2 प्लस 21 over 5 आइटा। और आप गौर करें जब आपने पाथ स्ट्रेट लाइन दी थी उस वक्त आंसर ये आया था 2/3 प्लस 11/3 आइटा। जैसे ही आपने पाथ चेंज किया तो उसी इंटीग्रल का आंसर उन्हीं लिमिट्स के साथ डिफरेंट आया है। तो यही मैंने आपको समझाना था कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन्स ऑफ सम सर्टेन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस, इनका आंसर जो है डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर तो करेगा ही, साथ ही साथ पाथ के ऊपर भी करेगा। अगर मैं अब कोई पाथ और ले लूँ जो ओरिजिन से 2 प्लस आइटा तक जाए
तो उसका आंसर कुछ और आएगा। तो यही आपको समझाना था। लिहाजा इंटीग्रेशन करते वक्त आपने ख्याल करना है कि आप जब दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल की कन्वर्ट करने की स्टेज में हों तो बड़ी केयरफुली करनी है। तो होपफुली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का सब हेडिंग इंटीग्रेशन इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन में जो आज हमने क्वेश्चन किया है वो आपको समझ आ गया होगा, और उसमें पाथ्स जो है वो चेंज करने से जो उसको आंसर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो भी यकीनन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।